आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश योग एंड हेल्थ। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से योगा को लेकर पूरी दुनिया में लोग उसको चाहने वाले, उसको योगा को अपनाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या जादू योगा ने कर दिया है कि योगा को लेकर उसकी मकबूलियत, उसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग योगा से अपनी शुगर का इलाज कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे हैं, और यही नहीं, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए योगा को अपना रहे हैं। हम अपने मुल्क की बात करें तो चारों तरफ हमें योगा करते हुए नज़र आते ही हैं। इसके अलावा दूसरे ममालिक की भी बात करें तो हम देखते हैं कि बाहर के लोग भी योगा की तरफ पूरी तरह से आ रहे हैं। योगा क्या है, किस तरह के आसन करने चाहिए, योगा से कैसे फ़ायदा हद से ज़्यादा पहुंच सकता है, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए, तफसील से इसके बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए जो हमारे साथ हमारी माहिर एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका हम खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। आचार्य प्रतिष्ठा जी, मैं आपका खैर मकदम करता हूं अपने प्रोग्राम में योग एंड हेल्थ में। आचार्य प्रतिष्ठा जी, हम देख रहे हैं दिन पे दिन योगा की मकबूलियत, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो ये योगा है क्या, इसे थोड़ा सा बताइएगा। सवाल सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट की ज़बान से सुनना चाहता हूँ, वो क्या बताती हैं कि योगा क्या है। फरहान जी, हम तो सब छोटे शहरों से आते हैं जी। तो जब अंग्रेज़ी की मार्कशीट देखते हैं तो नीचे लिखा होता है टोटल, और हिंदी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है योग। जी। तो योग मतलब टोटलिटी, योग मतलब जब हम जीवन को पूर्णता में जीना सीख लें। यानी कहीं हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है तो कहीं प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, कहीं सोशल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, कहीं स्वास्थ्य डिस्टर्ब्ड है, उसमें भी शारीरिक अलग डिस्टर्ब है, मानसिक अलग डिस्टर्ब है। जब हम टोटलिटी में जीवन को परफेक्शन के साथ जीते हैं उसे हम योग कहते हैं। और इसीलिए उसकी जो प्रारंभिक परिभाषा है वो क्या आती है, योगः कर्मसु कौशलम। तो फरहान जी, आप इतने अच्छे से बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, ये भी योग ही है, क्योंकि हम परफेक्शन के साथ किसी भी काम को तभी कर सकते हैं जब हम योगी बन पाएंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली कि पहले हमें योगी बनना है, उसके बाद ही हम सारे काम परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बोली है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अक्सर हम सुनते हैं, लोग किसी के साथ कोई परेशानी हो गई है, चाहे वो हाइपर टेंशन की बात हो, चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो, तो लोग उन्हें राय देते हैं कि आप योगा की तरफ आइए, आप योगा सीखिए। तो हमारे जो जिस्म है, शरीर है, उसमें योगा किस तरह से फ़ायदा पहुँचाना शुरू करता है? जब हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर छोटे बच्चे से पूछो तुमको क्या अच्छा लगता है, कह रहा मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है। क्या तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं तो तुम फिल्म को एंजॉय कर पाओगे? नहीं। तो अगर हम भोगना चाहते हैं शरीर से, या हम उन्नति, आत्मिक उन्नति जिसे हम कहते हैं, जिसे वस्ल कह लें, दीदार कह लें, वो स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं, हर तरह से हमें योग को अपनाना होगा। तो शरीर पहली हमारी क्राइटेरिया है। अगर शरीर ही ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर समझ लीजिए कि कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया। तो ये कोई संशय की बात ही नहीं है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब हमारे शरीर के भीतर के असंतुलन से जागृत होती हैं। वात पित्त कफ जैसे ही असंतुलित हुआ, समझ लीजिए आप रोगी होना शुरू हो जाएंगे। आहार असंतुलित हुआ, मीठा ज़्यादा हो गया, बाकी के पांचों रस रह गए, डायबिटीज़ हो गया। नमक ज़्यादा हो गया, बाकी के पांचों रस रह गए, हाइपरटेंशन हो गई। हर रोग का समाधान योग में छुपा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हर एक रोग, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, चाहे फिर वो कोई भी और रोग है, वो सब आप योग के नियमित अभ्यास से उनसे निजात पा सकते हैं। एक यूपी के छोटे से शहर सहारनपुर से योगा की शुरुआत की, उसके बाद दिल्ली आई, उसके बाद दूसरे ममालिक में जाके योगा के बारे में लोगों को बताया ही नहीं, उनके दिल में योगा के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। आपका कितना बड़ा एक्सपीरियंस है ये, तो ये हमारे प्रोग्राम देखने वालों से ज़रा शेयर कीजिए। बताइए, योगा को लेकर आज पूरी दुनिया में योगा का डंका बज रहा है, एक तरह से कहना चाहिए। तो ये क्या वजह है, ये क्या आपका एक्सपीरियंस है, ज़रा अपने लफ्ज़ों में बताइए हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। फरहान जी, पहली चीज़ तो छोटे शहर से तो आए ही, और फिर पहली महिला योगाचार्य होने का भी सौभाग्य मिला। तो एक ऐसा क्षेत्र जो, जिसे सरल शब्दों में कहूँ तो पुरुष प्रधान क्षेत्र, वहाँ पर एक महिला का स्थापित होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष का कार्य रहा।
फिर छोटे शहर से आकर वैश्विक स्तर पर काम किया। ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि आज भारत और योग एक दूसरे के सिनोनिम्स बन चुके हैं। आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताते हैं। हमने ग्लोबल योग कॉन्फ्रेंस कराई तो एक जर्मनी से हमारी स्पीकर आई तो आकर बोली, आई थॉट व्हेन आई विल बी लैंडिंग इन इंडिया एवरीबडी विल बी डूइंग योगा। तो हमने कहा ऐसे थोड़ा ना सड़क पे चलते चलते सब योग कर रहे होंगे, लेकिन उनके मन में एक अवधारणा थी कि भारत तो मतलब योग। तो आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है और ये हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि पहले बीच में एक समय आया था कि लगता था योग जो है वो यूएस से होते हुए आ रहा है और योग के बड़े अलग अलग तरह के रूप सामने आने लगे, हॉट योगा, न्यूड योगा, आयरन योगा, बियर योगा। ऐसे में जो भारत का पारंपरिक योग है आज, चाहे हम कहें वो सत्ता में बैठे लोगों के कारण, चाहे हम कहें जो लोग इतने समय से योग की साधना कर रहे हैं उनके कारण, लेकिन आज योग का सही स्वरूप वैश्विक स्तर पर आया है। और महत्वपूर्ण यह है कि कहाँ से आया है? भारत से आया है। कहाँ से योग आया? भारत से आया। ये बात आज वैश्विक स्तर पर लोगों तक पहुँची है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, हमने तो पूरा जीवन योग को दिया है, तो बचपन से ट्रैवल कर रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज हम देख पा रहे हैं। जन जन के अंदर एक योग की नई अलग जगह है और प्रत्येक व्यक्ति और कुछ नहीं कर रहा, प्राणायाम ही कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा, चलो गर्दन ही हिला ले रहा है, चलो शरीर ही खींच ले रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है और उससे उसको लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है और लाभ मिलता रहे। अब एक तरह से मैं आपसे एक आपका जो ध्यान है एक तरफ दिलाना चाहता हूँ। कहा जाता था पहले, ये सोच थी कि बुज़ुर्गों के लिए योगा ज़्यादा कारगर है, बुज़ुर्ग योगा को अपनाएंगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, वो मूवमेंट में रहेंगे, एक्टिविटी उनकी होती रहेगी बॉडी की। लेकिन अब देख रहे हैं कि नौजवान भी योगा की तरफ पूरी तरह अट्रैक्ट है। क्या इसमें मतलब, अब इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों के योगा में और हमारे नौजवान जो लोग हैं वो योगा जो कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? कितना अच्छा प्रश्न आपने फरहान जी पूछा। एक अवधारणा ये थी, बेटी के हाथ पीले हो जाएं फिर योग शुरू करेंगे, चलो रिटायर हो जाएं फिर योग शुरू करेंगे। तो हमने तो अपने पूज्य पिताजी, अपने वंदनीय गुरुदेव से सीखा, रिटायर मतलब रीटायर, नए टायर लग गए हैं, अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और जब हम युवाओं को देखते हैं तो युवा अपने जैसों को देखकर आकर्षित होते हैं। तो जब 2007 में हमें आज दी यंगेस्ट योगाचार्य इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पीछे की सोच ही यही थी कि जब आपने देखा मेरे जैसा कोई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये व्यक्ति जो मेरे जैसा है, मेरी आयु का है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो एक नई आरंभ, नया शुरुआत हुई और आज तो आप देख ही रहे हैं। और हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे युवाओं से कि योग आपके डीएनए में है, क्योंकि आपने विश्व को योग दिया है। और हाँ, ये भी सत्य है कि हम अपोजिट चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। यानी अंग्रेज़ी बोलना गलत नहीं है, पर अपनी मातृभाषा को न जानना गलत है। वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना गलत नहीं है, पर अपनी वेशभूषा को हीन समझना गलत है। इसी तरह से जुम्बा पिलाटेस गलत नहीं है, पर योग को न जानना भारतीय होने के बाद तो फिर वो कहीं गलत है। तो एक ऐसी विद्या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकृति से आपको प्राप्त हो रही है और उसमें कुछ भी, आप देखिए जितने भी आसन हैं, ये ताड़ आसन कहाँ से ले लिया? पेड़ से। ये मंडूक आसन, मेंढक जैसी स्थिति बना ली, सर्प आसन सांप जैसी स्थिति बना ली। योग का मतलब है कितना प्राकृतिक हम जीवन जीते हैं, कितने प्राकृतिक विचार हैं और कितनी प्राकृतिक भावनाएं हैं, वही योग है। यानी जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे उतना हम स्वस्थ होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे, हेल्दी होते जाएंगे। और हर किसी का ये ख्वाब होता है कि वो सेहतमंद रहे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अब जब सेहत की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं बात करूँगा बीमारियों को लेकर। एक सोच है कि योगा जो है वो उससे सिर्फ बीमारियाँ ठीक की जा सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि बीमार ना होने के लिए योगा है, बीमारी के लिए योगा नहीं है, बीमार ना होने के लिए योगा है। तो एक योगाचार्य किस तरह से इस बारे में बताना चाहेंगे? दोनों स्थिति में योग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सूत्र है कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रतीक्षा क्यों करें कि भाई बीमार होंगे तभी शुरू करेंगे, ये सोच ही परिवर्तित करने की आवश्यकता है। फिर ये भी सत्य है कि एक अवधारणा ये भी आ जाती है कि भाई अब तो बीमारी हो गई तो हमें दवाई खा के बीमारी को मुक्त करना है। इसको फरहान जी ऐसे समझिए कि जितने भी रोग हैं जो शरीर के भीतर से उत्पन्न होते हैं वो शरीर के भीतर से ही ख़त्म भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिजीज़ रिवर्सिंग। जैसे हमें लगता है कि बाहरी कारणों से या शारीरिक रोग सिर्फ शरीर से जुड़े हुए हैं,
शरीर के रोग आपके मन से भी जुड़े हुए हैं। हमारे इतने सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जिनको हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनको ध्यान की प्रक्रियाओं से, आसनों की प्रक्रियाओं से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो प्रिवेंशन के रूप में और क्योर के रूप में, दोनों ही रूप में योग का एक बहुत बड़ा योगदान है। पर जैसा आपने कहा, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रतीक्षा नहीं करें कि भाई बीमार होंगे तभी शुरू करेंगे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ 24 घंटे में से 24 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। पूरा जीवन आपने दूसरे के लिए जी लिया है ना। कभी शांत भाव से बैठकर अपनी सांस को देखो और महसूस होगा कि लोग 24 घंटे में हमको तो ये सांस देखने का भी मौका नहीं मिल पाया। हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, पर 24 मिनट अपने आप को दीजिए। आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा और आपका समाज भी खुश रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ ख़वातीन पर, यानी कि महिलाओं पर। हमारी महिलाएं योगा करना चाहती हैं, लेकिन क्या है कि उनको थोड़ा सा वक्त की भी कमी है। वो घर में इतनी बिजी रहती हैं, कहीं बच्चों को लेकर, कहीं शौहर को लेकर, हस्बैंड को लेकर। तो हम उनके लिए किस तरह से आप अपने योगा को एक मैसेज देना चाहेंगी कि वो योगा को किस तरह से अपना सकती हैं? बिल्कुल। और जैसा हमने कहा आपको कि हमें पहली महिला योगाचार्य होने का सौभाग्य मिला, और फिर जब काफ़ी मीडिया में इस चीज़ को हाईलाइट हुआ तो हमें लगा कि अगर हम हो सकते हैं तो और क्यों नहीं हो सकते। तो आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि भारत योग परंपरा में मैक्सिमम फीमेल योगाचार्य, हमने इतनी शिष्याएं तैयार की, आज मैक्सिमम फीमेल योगाचार्य वैश्विक स्तर पर काम कर रही है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं डीप रूटेड हमारे अंदर ये संस्कार डाला जाता है, हमारा जीवन दूसरों के लिए है, और हम उसको गलत समझ लेते हैं। हमें लगा दूसरों के लिए तो मतलब मैं बीमार होकर ही दूसरों को स्वस्थ रख सकता हूँ। नहीं, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट में बैठते ही फ्लाइट अटेंडेंट कहता है पुट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स। पहले तो खुद को सही रखना होगा, तभी आप दूसरों को स्वस्थ या सही रख पाएंगे। एक परिवार की नींव नारी है, एक समाज की नींव भी नारी है, पूरी व्यवस्था की नींव नारी है। नारी नहीं है तो आगे की जनरेशन ही नहीं है। और आप देखेंगे जिस घर में महिला दुखी है, समझ लीजिए बच्चे भी दुखी हो गए, शौहर भी दुखी हो गए, पूरा परिवार दुखी हो गया। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका घर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगी तो ये समाज स्वस्थ रहेगा। तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि सबसे पहले हमारी महिलाओं को स्वस्थ रहना होगा, तभी वो महिलाएं तो बच्चों को सिखाएंगी। जब माँ को ही नहीं पता तो बच्चे को कैसे सिखाए। तो आप थोड़ा बहुत, हमें योगाभ्यास करना आना चाहिए, बच्चों को भी कराएं। और फरहान जी, हम तो हमेशा कहते हैं फैमिली दैट डज योगा टुगेदर स्टेज टुगेदर। पूरे परिवार को एक साथ योग करना चाहिए। और इस बार की तो हमारी योग दिवस की थीम ही है वन अर्थ वन हेल्थ। तो सब मिलकर योगाभ्यास करें, 20-25 मिनट दिन में ज़रूर निकालें। आप देखेंगे आपको हर स्तर पे परिवर्तन दिखना शुरू हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योगा को लेकर, मैं भी सीखना चाहता हूँ इसे। योगा सभी करना चाहते हैं और योगा से सभी जानते हैं किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लेकिन योगा करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम देखने वालों को बताइए, योगा करें लेकिन किन ख़ास बातों का ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़, हमको ऐसा लगता है आज हमारा खुद का 2 मिलियन का सोशल मीडिया परिवार है, लेकिन तब भी हम जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है हम क्या कहते हैं, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। आप गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास करें, यानी वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आपको कोई देख रहा है, वो करेक्शंस करा रहा है, वो ज़रूरी है। फिर खाली पेट अभ्यास करें, मतलब अगर आचरण में योग को अपना रहे हैं तो कहा गया खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए। यू हैव टू बी अ 24 आवर योगी। जैसे हमने कहा, आप अगर इतना अच्छे से शो होस्ट कर रहे हैं वो भी योग ही है। लेकिन जब साधना की, अभ्यास की बात हम करते हैं तो अभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खाली पेट अभ्यास करें, मैट बिछा करके अभ्यास करें, खुली हवा में अभ्यास करें। लेकिन अब खुली हवा का मतलब ये नहीं कि इस वक्त गर्मी बहुत है और हम तो दोपहर 12 बजे जो है सूर्य की किरणों में बैठे तो नुकसान देगा, यानी प्लेजेंट मौसम होना चाहिए। फिर हम एक चीज़ और कहते हैं, एसी ने ऐसी की तैसी कर दी, तो हर वक्त एसी में बैठ करके अभ्यास नहीं करना, प्रकृति के सानिध्य में अभ्यास करें। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम भारत योग का सूत्र वाक्य है, योग मज़ा है सज़ा है। अपने साथ ज़्यादती नहीं करना, ये नहीं कह रहे दूसरा इतना मुश्किल कर रहा है मुझे भी इतना मुश्किल करना है, जितनी मेरी शरीर की क्षमता है मैं उतना अभ्यास करूँ। ये बहुत सरल से नियमों का पालन करके प्रत्येक व्यक्ति योग की साधना शुरू कर सकता है और शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा हमारे जो माशरे के बच्चे हैं उनके ऊपर। हमारे माशरे के बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, कल को हमारे जो मुल्क है उसका वो नाम रोशन करेंगे।
तो उनकी सेहत भी रहना इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बच्चों को किस तरह से योगा के तरफ लिया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे योगा के आसन हैं जो बच्चे कर सकते हैं आसानी से। देखिए, आपने कितनी अच्छी बात की। दे आर द ट्रू नेशन बिल्डर्स। कल हमारा भविष्य है वो, और वही बेचारे जो हैं जंक फूड खा रहे हैं, आंख लगा के मोबाइल में बैठे हुए हैं, पूरा दिन झुके हुए हैं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या तो पॉस्चर हो गई है। ऐसे झुके रहते हैं, लंग्स का एक्सपेंशन नहीं है, सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पा रहा। तो बच्चों के लिए हम करते हैं खेल खेल में योग। बच्चों को जिस दिन तुमने ज़बरदस्ती बिठाया और कहा ये करो, वो नहीं करेंगे। जिस दिन आप करेंगे वो आपको देख कर करेंगे। ये बच्चे का स्वभाव होता है, जिसे चाइल्ड साइकोलॉजी। तो जैसे ही घर में माता पिता करना शुरू करेंगे ना, बच्चे सुन के नहीं करते, बच्चे देख कर करते हैं। तो अगर आपको बच्चों को योग सिखाना है तो आप योगाभ्यास कीजिए, सब परिवार योगाभ्यास कीजिए। और खेल खेल में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, विशेष रूप से बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए, बच्चों की ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाने के लिए, उनकी याददाश्त को बेहतर करने के लिए, उनके कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए। और आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा आई हेल्थ, क्योंकि गैजेट का प्रयोग इतना होने लगा है। तो बच्चों की आँखों के लिए बहुत सरल सरल से अभ्यास, त्राटक का अभ्यास कराएं, उन्हें अट्टाहास कराएं, उन्हें ताड़ आसन कराइए, थोड़ा शरीर को खींचेंगे। और थोड़ी देर बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए, ताकि हमारे फेफड़ों का एक्सपेंशन हो। और कोविड जैसा काल जो हम सब के लिए एक ऐसा समय था बहुत मुश्किल, वो दोबारा हमारे जीवन में ना आए, ताकि हम सब सही सांस लेना सीख पाएँ। ये सुगम सी क्रियाएं बच्चों को ज़रूर करानी चाहिए। अच्छा प्रतिष्ठा जी, मैं आपसे योगा डे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। योगा डे जब से हम देखते हैं योगा डे ऑब्ज़र्व हुआ है, तब से पूरी दुनिया में योगा को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सीख रहे हैं और योगा की तरफ आ रहे हैं। आप योगा डे के मकसद को किस तरह बताना चाहेंगे? क्या एम है इसका योगा डे का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? जी। तो यूनाइटेड नेशंस, तो हमसे ये प्रश्न जब पूछा गया तो हमने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। योग मतलब मिलन, योग मतलब टू यूनाइट। आज जहाँ व्यक्ति बिखरा हुआ है, जहाँ परिवार बिखरे हुए हैं, जहाँ समाज बिखरा हुआ है और जहाँ पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व बिखरा हुआ है, वी नीड अ साइंस टू सिंथेसाइज, वी नीड अ साइंस टू यूनाइट। और यूनाइट करने का काम योग करता है। इसीलिए वन अर्थ वन नेशन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, इतने वर्षों से मना रहा है। और कितना बड़ा परिवर्तन हमने देखा। आप देखिए देश की इकोनॉमी पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, देश की छवि पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस पर। आज हर जन ये जानता है कि अरे मुझे जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं मैं उनको योग के माध्यम से रिवर्स कर सकता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पहल भी थी। भारत तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में जाना जाता है और हमें तो एक्सपर्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में कई देशों में भेजा गया। तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पहल कि पूरे विश्व को आज पता चले कि योग कहाँ से आया है, योग भारत से आया है। और आज होल वर्ल्ड नोज दैट योग हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और उसका बहुत लंबी यात्रा मैंने अपनी आंखों से देखी और लोगों के मन में जो परिवर्तन आए। आज हम स्पिरिचुअल टूरिज्म में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज हैं, यानी विदेशी भारत योग सीखने आते हैं, विदेशी भारत योग को जानने आ रहे हैं, कितना फॉरेन करेंसी देश में आ रहा है। तो बहुत सारे परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद आए हैं जो डेफिनेटली सकारात्मक हैं और उससे देश को बहुत बहुत लाभ मिल रहा है। एक सवाल बहुत मेरे जहन में आ रहा है कि जो जिस्मानी वर्जिश के दूसरे तरीके हैं, चाहे वो जॉगिंग है, चाहे वो जिम जाना है या फिर योग की बात करें, तो इनमें योगा में और जिस्मानी वर्जिश में क्या फ़र्क है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, वो मसल्स पे काम करती हैं। योग एकमात्र, वैसे तो एक खाली एक्सरसाइज सिस्टम नहीं है, बट सिर्फ इसके एक्सरसाइज पार्ट को भी अगर हम देखते हैं तो योग एकमात्र ऐसा कंप्लीट एक्सरसाइज सिस्टम है जो हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। मतलब आप देखिए, आप मालिश करवाते हैं, वो मसल्स पे मालिश होती है, पर क्या ऐसा कोई तरीका है कि आपके ऑर्गन्स को मसाज मिल सके? आज तक तो नहीं बना योग के अलावा।
तो ये आपके एक एक अंग, हमारे जो ह्यूमन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी ह्यूमन सिस्टम्स हैं, हमारे एक एक ऑर्गन को मसाज देता है योग, एक एक ऑर्गन को एक्सरसाइज देता है। फिर एक और बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है, आपने बचपन से सुना ही होगा, सांसें गिनी हुई हैं, ज़रा सोच समझ के खर्च करो, है ना। तो इन सब कसरत फॉर्म्स में हम सांस को वेस्ट करते हैं, पर योग में हम अगर कोई कार्डियो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सांस जल्दी जल्दी छूटी, पर फिर प्राणायाम से हम उसे रीगेन कर लेते हैं, तो हम सांसों को वेस्ट नहीं करते। जैसे हम सब ने कुत्ता देखा है, श्वान, वो कैसे सांस लेते हैं, वो कितना जीता है, 13-14 साल। हाथी लंबा सांस, कछुआ और भी लंबा सांस, 100 साल जीते हैं। तो हमारे लिए, मनुष्य के लिए कहा गया जीवेति शरदय शतम, भाई 100 साल तो हमें जीना है। तो 100 साल हम कैसे जिएंगे, जितना लंबा सांस लेंगे उतना लंबा जिएंगे। तो योग में और बाकी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज में बहुत सारे अंतर हैं, और विशेष रूप से हमारे वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने तो इस ही पे बहुत काम किया कि कैसे जिम्नेजियम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो भी योग ज़रूर करें, रनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, योग ज़रूर करें। हमारा कार्य इस चीज़ पर रहा, नृत्य कर रहे हैं, वहाँ भी तो वो भी मस्कुलर एक्सरसाइज है ना, योग ज़रूर करें। ये उसको कंपनसेट करता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो योग किए बिना बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस अधूरे रह जाते हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि योगा को रोज़ करना ज़रूरी है, ये हफ्ते में 3 बार 4 बार भी किया जा सकता है, कैसे बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे खाना खाना रोज़ ज़रूरी है तो हम तो यही कहेंगे कि योग की अलग से, योग कुछ भी अलग नहीं है। जैसे पहले आप चक्की नहीं चलाते थे, पहले चक्की चलाते थे, अब चलानी छोड़ दी तो हमको आपको चक्की चालन कराना पड़ रहा है। एक बच्चे को फरहान जी जैसे पेट के बल लिटाएंगे ना, वो अपने आप थोड़े दिन बाद सर्पासन की स्थिति में आ जाएगा। आप कमर के बल लिटा दो, वो बालकृष्ण आसन यानी पैर का अंगूठा पकड़ के चूसने लगेगा। और बच्चा किसी भी देश से है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, हर बच्चा यही करेगा। क्यों? क्योंकि योग उसके अंदर ही है। बस आपने क्योंकि ये सब काम करने छोड़ दिए तो हमें अलग से अब आपको चक्की चलवानी पड़ रही है, अलग से उकड़ू बिठाना पड़ रहा है। पहले तो हर व्यक्ति मलमूत्र विसर्जन उकड़ू बैठकर करता था, और शास्त्र कहते हैं कि अगर पुरुष उकड़ू बैठकर मूत्र विसर्जन करते हैं तो उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। और पहले कहाँ हम किससे सुनते थे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए हैं। आज बच्चा 8 साल की बच्ची हमारे पास आती है, कहती आचार्य जी मैं डिप्रेस्ड हूँ। हमने कहा अरे तुझे मतलब भी पता है इसका? बोले नहीं, मम्मी भी डिप्रेस्ड बोलती हैं, पापा भी बोलते, तो मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। बच्चे भी आपको देख देख कर वही सीख रहे हैं। तो योग तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, सुबह उठे 20 मिनट अभ्यास कर लिया। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपके दर्शकों को गारंटी देती हूँ, अगर आप आधा घंटा योग साधना को देते हैं, आपके बचे हुए 23.5 घंटे 47 आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो आपको शेयर मार्केट भी रिटर्न नहीं दे सकता। तो आप किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई? आज ही इन्वेस्ट कीजिए योग में और देखिए आपको कितना कुछ मिल जाता है। में सभी के पास वक्त की कमी है, लोग ऑनलाइन योगा देखते हैं, सीखते हैं और करते हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ अगर गाइडेंस आपकी रहेगी, कुछ गाइड करना चाहें तो बताएं ज़रा। बिल्कुल, हमने कहा हमारा खुद का 2 मिलियन का परिवार है, भारत योगा यूट्यूब चैनल के थ्रू लोग सीखते हैं, पर वहाँ भी हम यही कहते हैं कुछ चीज़ें तो एट द काउंटर मेडिसिन जैसी होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अधिक गहरा उतरना चाहते हैं, आप रोग निवारण चाहते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट चाहते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही क्वालिफाइड योग शिक्षक के पास जाइए। जब हम कहते हैं क्वालिफाइड, मतलब खाली वो नहीं जिसके पास सर्टिफिकेट है, ये तो गुरु शिष्य परंपरा है वही पूरी की पूरी, किसने कितने वर्ष दिए हैं। और आपको बहुत अधिक सर्टिफिकेट देखने की ज़रूरत नहीं, आपको देख के पता लग जाएगा व्यक्ति के चेहरे से, उसकी त्वचा से, उसकी आंखों से, उसके आचरण से, उसके बाल से, उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व से कि ये योगी है या ये भोगी है। तो आप जब भी योग करें, गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समुपदेशेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की साधना करें। चाहे थोड़ा करें, सही करें और नियमित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण। आप कुछ पैगाम मैसेज देना चाहेंगे योगा के हवाले से तो किस तरह से, और उसमें ज़रा सा डाइट का भी डालिएगा, थोड़ा डाइट की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है सभी को, तो थोड़ा सा बताएं। हम बस यही कहेंगे कि स्वास्थ्य 3 स्तर पर आता है। एक सूत्र आता है त्रयम एकत्र संयमः, 3 चीज़ों को संयमित कर लीजिए। हालांकि ये सूत्र धारणा, ध्यान, समाधि के लिए आता है, पर भौतिक जगत की अगर हम बात करें, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, बिगनर है, 3 चीज़ों को संयमित कर लीजिए। पहला आहार, दूसरा आपकी निद्रा और तीसरा योग साधना। यानी आहार
क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं। जब खाना सामने आए ये 5 प्रश्न पूछ लीजिए खुद से। क्यों खाऊं? सिर्फ स्वाद के लिए खा रहा हूँ या स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूँ, या फिर मैंने बुफे के पैसे दिए हुए तो वसूलने के लिए खा रहा हूँ, किसी भी वजह से खा सकते हैं, तो मुझे स्वास्थ्य के लिए खाना है। कब खाऊं? सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में खाइए, सूर्यास्त के बाद मत खाइए। कितना खाऊं? भूख से आधा खाइए। कैसे खाऊं? चौकड़ी मार के हाथ से तसल्ली से खाइए, ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए खाइए। क्यों खाऊं, कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं। और जब मन में संशय हो खाऊं कि ना खाऊं तो मत खाओ, यानी तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 प्रश्न अपने आप से पूछिए और अपने आहार को नियंत्रित कीजिए। दूसरा, निद्रा। समय से सोइए, समय से जगिए। भारत योग में हम योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा मतलब 20 मिनट्स में आप 5 घंटे की नींद पा सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने ये चीज़ भारत योग परंपरा से सीखी थी, क्योंकि जब वो साइंटिस्ट थे उनके पास इतना समय नहीं था कि भाई वो इतना लंबा सो सके। तो आप 20 मिनट में 5 घंटे की नींद पा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। तो सही, ड्रीमलेस, स्ट्रेस फ्री नींद लीजिए और 20 से 25 मिनट, 24 घंटे 24 मिनट, इतना तो हम योग साधना को दे ही सकते हैं। संदेश यही है कि आपने पूरे विश्व को योग दिया है और आप ही योग ना करें, इससे गलत बात नहीं हो सकती। तो योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। निरोगी बने और हमारे जो मुल्क है उसकी तरक्की में अपना पूरा रोल अदा करें। प्रतिष्ठा जी, आपने आज बहुत ही तफसील से योगा के बारे में बताया, इसके लिए आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, योग से खुशी है, योग से ज़िंदगी है। जैसा कि प्रतिष्ठा जी ने बताया कि आप दिन में सिर्फ 24 मिनट 25 मिनट भी अगर योगा करते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, और आपकी सेहत बनी रहेगी तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको करने चाहिए। तो आज की हमारी इस पेशकश में सिर्फ इतना, और ये हमारी गुजारिश है आपसे, आप भी योगा की तरफ आइए और अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। फ़िलहाल के लिए मुझे फरहान नजम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अपने आप को मुकम्मल